यह बात साल 1962 की है। रतन टाटा जी अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए हुए होते हैं और इसी बीच में एक अंग्रेज लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है। हालांकि अंग्रेज लड़की भी उन्हें उतना ही प्यार किया करती थी। अब वे दोनों फैसला लेते हैं कि शादी कर लेते हैं। शादी के बहुत नजदीक तक पहुंच चुके थे और इसी बीच में इनके घर से एक संदेश पहुंचता है कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। ये इंडिया आ जाते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले उन्हें लड़की को इंडिया भेजने से कतराने लगते हैं, मना कर देते हैं। और वजह होती है कि भारत और चीन का उस वक्त जो युद्ध चल रहा होता है, स्थिति कुछ ऐसी थी नहीं। ये अपनी दादी के साथ अपने काम में बिजी हो जाते हैं और इसी बीच में यह खबर आती कि उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी किसी और लड़के से कर दी है। जैसे ही यह बात रतन टाटा जी को पता चलती है, उन्हें इस बात का बेहद ज्यादा दुख हुआ। लेकिन इन्होंने जब भी अपनी जिंदगी में कोई फैसले लिए, वह हमेशा अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। ऐसा बताया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि रतन टाटा जी ने फिर कभी शादी न करने का फैसला ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि अब कभी शादी नहीं करेंगे। हालांकि एक दो नाम उनकी जिंदगी में जुड़ते हैं, लेकिन जब उनकी शादी हुई ही नहीं तो फिर किसी का नाम जोड़ने से क्या फायदा। वक्त आगे बढ़ता है और 9 अक्टूबर 2024 की रात को मुंबई के एक हॉस्पिटल से खबर निकल करके सामने आती है। पूरी हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में वायरल होती है कि रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे ही यह बात पता चलती है, लोगों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। जो लोग रतन टाटा जी को डायरेक्ट जानते थे, वे तो बेहद ज्यादा दुख महसूस करते हैं। जो लोग नहीं जानते थे, उन्हें भी कोई कम दुख नहीं महसूस हुआ। आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति के चले जाने से ऐसे लाखों करोड़ों लोग आखिरकार क्यों दुख मना रहे हैं। ऐसा क्या था उस आदमी में जो लोग उसे इतना प्यार करते हैं, उसे इतना चाहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची कहानी को सुनाने से पहले मैं बात करना चाहूंगा। नमक, मसाले, पानी, चाय, कॉफी, घड़ी या ज्वेलरी, ट्रक, बस, कार हो या हवाई जहाज का सफर हो, ऐसी लगभग 100 से ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं जहां हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप से पाला जरूर पड़ा होगा। यह कंपनी है टाटा की। टाटा की कंपनी का जो ब्रांड है वह पूरी दुनिया में ऐसे फैला हुआ, पूरी दुनिया के लोग उसे ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा बात करते हैं कि जैसे टाटा की कंपनी उन्हें खुद की कंपनी हो, हम जैसे उस कंपनी के मालिक हो। दरअसल ये कहानी शुरू होती है आज से 200 साल पहले। बात कर रहा हूं 1822 की। गुजरात प्रदेश का एक गांव लगता है नवासारी और वहां पारसी परिवार में एक लड़के ने जन्म लिया था। उस लड़के का नाम रखा जाता है नसरबान जी टाटा। दरअसल जब लड़का 20 साल का होता है 1822 में, तब उस लड़के की शादी हो चुकी थी और उसे एक बेटा भी पैदा होता है। उस लड़के ने फैसला लिया कि वो यहां पर गांव में रह करके जिंदगी नहीं गुजारेगा, वो जाएगा बाहर और बड़े शहर में जाएगा, कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। इसलिए वो अपने बेटे को और अपने पत्नी को लेकर के अपने उस गांव को छोड़ करके महाराष्ट्र प्रदेश के बंबई शहर पहुंच जाता है, जिसको आज लोग मुंबई के नाम से जानते हैं, उस वक्त बंबई के नाम से जाना जाता था। बंबई में जाते हैं, वहां पर जाने पर सबसे पहले वह कॉटन का बिजनेस शुरू कर देते हैं और वे कपड़े का व्यापार शुरू किया ही था। जैसे क्या कपड़े का व्यापार उनका इंतजार ही कर रहे होते हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, वैसे वैसे नसरबान जी टाटा का नाम बड़ा होता चला जा रहा था। इस बीच में कुछ युद्ध भी शुरू हो जाते हैं और वहां पर उनकी कॉटन की मांग ज्यादा बढ़ने लगती है। कुल मिलाकर के इनकी कंपनी लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। इनका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बेटे का नाम रखते हैं जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा जब अभी 20 साल के थे, तब उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम भी बाहर जाओ और दुनिया देख करके आओ, दुनिया सीख करके आओ, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। और जैसा जोश उनके पिता नसरबान जी टाटा में था, उससे कहीं ज्यादा जोश उनके बेटे जमशेद जी टाटा में था। अब वे पहले अपना सफर हांगकांग में शुरू करते हैं, हांगकांग के बाद लंदन जाते हैं और लंदन के बाद इंडिया के अलग अलग हिस्से में जाते हैं। वहां जाकर के अपनी कंपनियां खोलना शुरू करते हैं। कॉटन के व्यापार से कहानी शुरू होती है, उसके बाद वे फिर स्टील का व्यापार करते हैं और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, उनका नाम भी बड़ा हो रहा था। अब ये लोग सेठ में गिनती हो रही थी इनकी नाम। अब लोग इन्हें दूर दूर से देखते हैं और जानने लगते हैं। जमशेद जी टाटा एक बार साल 1889 की यह बात है, महाराष्ट्र प्रदेश के बॉम्बे शहर में एक इलाका है काला घोड़ा, वहां पर एक होटल लगता है ओटसंस। ओटसंस होटल में जाना था इनको अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ। लेकिन दरबान ने इनको होटल में जाने से रोक दिया। कहता है कि यहां पर सिर्फ यूरोपियन ही अंदर जा सकते हैं, किसी इंडियन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इन्होंने अपने बारे में बताया कि इनका नाम बहुत बड़ा है, ये बड़े आदमी है, इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन होटल्स के कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशन थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि यहां पर सिर्फ यूरोपियन ही अंदर जा सकते हैं, कोई इंडियन अंदर जा नहीं सकता। और इस दिन
जमशेदजी टाटा ने कसम खाई थी कि वे एक ऐसा होटल बनाएंगे जिस होटल की गूंज ना सिर्फ केवल इंडिया में होगी बल्कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज होगी। और साथ ही इस होटल की सबसे खास बात यह होगी कि उस पर किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं होगी। जो इस होटल का खर्च उठा सकता है, पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति उस होटल के अंदर आ सकता है। और जब यह बात उन्होंने प्रण ली थी तब लोगों को पता चलती है कि कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि आखिरकार यह कैसे इतना बड़ा होटल बना सकते हैं। इनका स्टील का कारोबार है, इनका कॉटन का कारोबार है, अब यह होटल के कारोबार में कैसे हाथ आजमा रहे हैं। इन्होंने होटल बनाया, हालांकि कई सालों में लगभग 10-11 साल का वक्त लग जाता है, होटल बनकर के तैयार हो जाता है। मुंबई का ही समुद्र के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया है और उस गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने एक होटल बनकर के तैयार हो जाता है। साल 1903 में उस होटल का नाम रखा जाता है द ताजमहल होटल। ताजमहल होटल एक ऐसा होटल है, आज भी लोग मुंबई जाते हैं घूमने के लिए तो गेटवे ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, वहां पर खड़े होकर के कोई सेल्फी लेता है, कोई वीडियो बनाता है, तो कोई अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करता है। तमाम ऐसी फिल्में हैं जहां फिल्मों में भी उस होटल का जिक्र होता है। बड़े सारे लोग हैं जिनकी यादों में आज भी ताजमहल होटल समाया हुआ है। वक्त आगे बढ़ने लगता है और जमशेदजी टाटा का नाम लगातार बड़ा हो रहा था। उन्होंने अपने पिता की जिम्मेवारी खुद उठाई, उसके बाद अपनी जिम्मेवारी उन्होंने रतनजी टाटा जो उनके बेटे होते हैं उनको दे दी गई। रतनजी टाटा जो अपनी जिम्मेवारियां होते हैं वो अपने बेटे नवल टाटा जी को देनी शुरू कर दी। 10 साल तक उनकी पत्नी से रिश्ते ठीक होते हैं और इसी बीच में उनकी पत्नी से विवाद हो जाता है और वे अपने पत्नी से अलग हो जाते हैं। पत्नी से जब अलग होते हैं तो उनके 2 बेटे होते हैं, एक बेटे का नाम होता है रतन टाटा और दूसरे बेटे का नाम रखते हैं जिमी टाटा। जब दूसरी शादी करते हैं तो एक और बेटा पैदा होता है, उसका नाम नोएल टाटा रखा जाता है। लेकिन आज की कहानी जो है वह रतन टाटा जी की है, जिनको रतन नवल टाटा जी के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं। दरअसल उनकी शुरुआती जो शिक्षा होती है वह मुंबई के स्कूलों में ही होती है। उनकी जो मुंबई के ही अलग अलग स्कूल जैसे कैथेड्रल और जॉन कोनन स्कूल से होती है इनकी जो पढ़ाई होती है। जब साल 1955 आता है तब वह उनकी परिवार की सहमति के बाद जब इनकी माता पिता अलग हो जाते हैं तब इनकी जिम्मेवारी इनकी दादी ने संभाली थी। उन्होंने रतन नवल टाटा जी की जिम्मेवारी संभाली हुई होती है। साल 1955 में यह विदेश चले जाते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। पढ़ाई के दौरान इन्हें एक अंग्रेजी लड़की से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है और वे इस लड़की से शादी भी करना चाहते हैं। वह लड़की भी इनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन इसी बीच में जो इनकी दादी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। बात करते हैं 1962 की, वह साल बताई जाती है। दादी की तरफ से खबर पहुंचाई जाती है कि तुम्हारी दादी की बहुत तबीयत खराब है, तुम्हें आना चाहिए। जब वो इंडिया आते हैं तो उस लड़की को साथ लाना चाहते थे जिससे वो शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिवार वाले ये कह करके मना कर देते हैं कि इस वक्त भारत और चीन की जो संबंध है वो आपस में अच्छी नहीं है, युद्ध चल रहा है। जब स्थिति अच्छी हो जाएगी तो वह लड़की वापस आ जाएगी। और इसी बीच में युद्ध की स्थिति ठीक हो जाती है, सब कुछ ठीक था। यह अपने पिता की जिम्मेवारी को संभालना शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़की के पिता धोखे से उस लड़की की शादी किसी और लड़के के साथ कर देते हैं। बात रतन टाटा जी को पता चलती है, वे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और फिर कभी आगे शादी करने का फैसला ना लेते हैं। हालांकि एक नाम इनके साथ और जुड़ता है जो सुर्खियों में रहता है। कभी भी सोशल मीडिया पर या अखबारों पर या इंटरव्यू के माध्यम से आपको जानने और सुनने को मिल सकता है। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस रहती है जिनका नाम होता है जिमी गिरीवाल। जिमी गिरीवाल एक अच्छा बड़ा नाम था। इनकी एक फिल्म आई थी कर जो ऋषि कपूर के साथ थी। मेरा नाम जोकर एक फिल्म आई थी जो राज कपूर के साथ आई थी, यानी कि ऋषि कपूर के पिता के साथ आई थी। 3 देवियां और साथ ही सिद्धार्थ, इस तरीके के कई फिल्में आई थी। जब ये आगे चल करके अपना एक ऐसे सपोर्ट कास्ट, जैसे आज के तारीख में पॉडकास्ट बोल देते हैं, उन्होंने अपना एक ऐसा शो बनाया था। उस में देश की महान हस्तियों को आमंत्रित किया गया था और बुलाया गया था, उनसे बातचीत की गई थी। इसी बातचीत के दौरान रतन टाटा जी को भी बुलाया गया था। और जबकि ये बताते हैं कि जिमी गिरीवाल जो होती हैं इनके आपस में अफेयर होता है। उन्होंने यह स्वीकार भी किया कि विदेश में हमने आपस में अच्छा वक्त गुजारा। इसके हालांकि कोई प्रमाण नहीं मिलते, ये शादी वादी उन्होंने क्यों नहीं की इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। 2 और लड़कियों के नाम सामने आते हैं, कुल मिलाकर के ऐसे 4 लड़कियों के नाम सामने आते हैं जिनके बारे में बताते हैं कि रतन टाटा जी शादी करना चाहते थे और शादी के बेहद नजदीक तक पहुंच जाते। कुछ ऐसी बात ऐन वक्त पर बिगड़ जाती है और बात बन नहीं पाती। ऐसे वक्त पर आगे चलते चलते जब ये अपने पिता की जिम्मेवारियों को उठा रहे थे तो बात थी साल 1980। तो बताते हैं कि इनकी टाटा मोटर्स कंपनी में उस समय 4000 कर्मचारी काम करते थे और एक गैंगस्टर की नजर इनकी कंपनी पर पड़ जाती है।
गैंगस्टर ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया और इनसे रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया और रतन टाटा जी ने पुलिस का सहारा लिया और पुलिस भी उस गैंगस्टर के नाम से घबराती थी और कांपती थी। अब ऐसी स्थिति में करे तो क्या करे, क्योंकि उस गैंगस्टर ने इनकी जो कर्मचारी होती है उनको भी डराना धमकाना शुरू कर दिया था और डर की वजह से इनके कर्मचारी कंपनी में नहीं आते थे। उस गैंगस्टर का एक ही मकसद था, जो रंगदारी के पैसे मांग रहे वो दे दो, उसके बाद अपनी कंपनी में काम करवा लो। लेकिन रतन टाटा जी ने यह सोचा कि अगर मैंने इन्हें पैसे दिए तो आज ये गैंगस्टर है, कल कोई नया तैयार हो जाएगा, हो सकता है कर्मचारी ही ऐसी कोई हरकतें करना शुरू कर दे। तब उन्होंने फैसला लिया कि अपने कर्मचारियों को मैसेज दे, विज्ञापन भेजे, कहा कि आप कंपनी के लिए काम करें, आपको ज्यादा लाभ दिया जाएगा, आपको ज्यादा सुविधाएं देंगे। और ये सुविधाएं देने का सिर्फ एक ही मकसद था, गैंगस्टर को पैसे देने से अच्छा है कि अपने कर्मचारियों को फायदा दिया जाए और कर्मचारियों को अगर फायदा देंगे तो कर्मचारी पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी से अपने काम को पूरे करेंगे और जुट जाएंगे। ठीक वैसे ही होता है, गैंगस्टर ने परेशान करना शुरू किया था, पुलिस ने फिर इनकी मदद की और फिर पुलिस इनको जेल भेज देते हैं। और जब यह जेल जाता है और छूट करके जब वापस लौटता है तो बताते हैं कि उन्होंने कसम खाई थी कि वे रतन टाटा जी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगा। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था, इनकी कंपनियां लगातार आगे बढ़ रही थी, ये हर बार कोई ना कोई नया प्लान करते थे और कंपनी में हाथ आजमाते चले जाते थे। एक दो कंपनियों से शुरुआत की थी और 20, 40, 50 इस तरीके से कई कंपनियां शुरू हो जाती है। बात साल 1998 की है, इन्होंने एक ऐसी कार लॉन्च की थी, उस कार की धूम पूरी इंडिया में फैल जाती है। कार का नाम रखते हैं इंडिका, इंडिका कार का नाम रखते हैं और कंपनी को जिस तरीके से ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और उस हिसाब से कार जो है इतना ग्रो नहीं कर पाता, पब्लिक के दिमाग पर नहीं चढ़ पाता है और उन्हें लगता है कि इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है और इसीलिए वह इस कंपनी के विजन को वह बेचना चाह रहे थे और जो कोई विदेशी कंपनी इस कार के विजन को ले सके। लेकिन जब विदेशी कंपनी जो होता है बिल फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी होते हैं, बिल फोर्ड जो उनसे मुंबई में मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद मीटिंग के दौरान ही इनकी कुछ बेइज्जती कर देते हैं और बेइज्जती कुछ ऐसी कि रतन टाटा जी जब आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ समझ नहीं, इस टाटा जी जब आपको इस कार के बारे में क ख ग कुछ पता नहीं तो आपने इस कंपनी को बनानी ही नहीं चाहिए थी, आपको यह कार बनानी ही नहीं चाहिए थी, हम आपको इसको खरीद करके आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। जब वे घर जा रहे होते हैं, जब कार से जाते जाते उनको ख्याल आता है कि ये बहुत ज्यादा बड़ी बात कर करके गया है, यह हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती करके गया है, इंडिका कार का जो विजन है वो किसी को अब नहीं बेचेंगे और अपनी इस कार को बेचने से साफ इनकार कर दिया। बिल फोर्ड को मायूस होकर के वापस जाना पड़ा और यह अपने काम में लग जाते हैं, अलग अलग कंपनियों में हाथ आजमाना शुरू कर देते हैं, चाहे नमक हो, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे तनिष्क ब्रांड जो है वह इन्हीं का, ताजमहल होटल हो, चाहे ताजमहल की चाय हो, इस तरीके के कई सारे ब्रांड हैं। 100 से ज्यादा कई कंपनियां बन चुकी थी और वक्त का पहिया आगे जैसे बढ़ता है। साल 2008 में फोर्ड कंपनी का जब दिवालिया निकल जाता था, वो अपनी कंपनी को नीलाम कर रहे थे, तो इसी बीच में पता चलता है कि रतन टाटा जी उसमें हिस्सेदारी लेते हैं और जाने के बाद अपनी इस कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं। जब टेक ओवर कर रहे थे तो बिल फोर्ड ने कहा कि टाटा जी आपने इस कंपनी को लेकर के हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकेंगे। तब उन्होंने लैंड रोवर और जैगवार कंपनी को अपने हिस्से में ले लिया था और उसमें काम करना शुरू कर दिया था। आज लैंड रोवर की पहचान है और जब वो दौर था जब लैंड रोवर और जैगवार डूब रहे थे, तब रतन टाटा जी के हाथ से लगते ही वह सोना बन जाता, वह चमकने लगता है। वक्त का पहिया ऐसे आगे बढ़ रहा था जब लोगों को यह बात पता चलती कि जिस व्यक्ति ने उनकी बेइज्जती की थी और उसी के लिए उन्होंने इस कंपनी को अपने अंदर टेक ओवर लिया था और खरीद लिया था। 26/11/2008 की बात है जब पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी, उनकी संख्या लगभग 10 के आसपास बताई जाती है, जो समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश कर जाते हैं और हिस्सों में जाकर के गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। उनके सामने जो भी पड़ रहा था उनको यह गोली मार करके हत्या कर दे रहे थे। कुछ आतंकवादी ऐसे होते हैं जो समुद्र के रास्ते जाते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ से वो सीधा एंट्री करते हैं ताज होटल में। ताज होटल जो इंडिया का जाना माना होटल होता है, जो मुंबई का जाना माना नाम होता है, होटल होता है, उसमें लगभग 300 से ज्यादा गेस्ट होते हैं और कर्मचारी टाटा के काम कर रहे होते हैं। वे जिसे देख रहे थे उसे ताबड़तोड़ गोलियां मार रहे थे और जैसे ही किसी कर्मचारी ने रतन टाटा जी को यह सूचना दी कि आपके इस होटल के अंदर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और वह गोलियां मार रहे हैं, तब रतन टाटा जी ने संपर्क साधने की कोशिश की और संपर्क
हो नहीं पाता, वे सीधा पहुंच जाते हैं उसी होटल और होटल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब इन कर्मचारियों ने और सुरक्षा कर्मियों ने और पुलिस कर्मियों ने उन्हें बाहर रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, कि वे कहते हैं कि मेरे कर्मचारी और मेरे गेस्ट अंदर परेशान है, उन पर गोलियां चल रही है, मैं ऐसे वक्त पर बाहर रह करके मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब यह बात अखबारों और सोशल मीडिया पर और टीवी के माध्यम से लोगों को पता चलता कि एक होटल का मालिक जो इतना बड़ा आदमी है, जो अपनी कर्मचारियों को लेकर के और जो अपने लोगों को लेकर के इतना ज्यादा फिक्रमंद है, सुबह से शाम हो जाती है वे अपनी जगह से नहीं हिलते, तब उन्होंने अपने आंखों से देखा कि कुछ रेहड़ी वाले होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाती है, आम लोग थे उनको भी नुकसान हो जाता है, कई पुलिस वाले होते हैं जो मारे जाते हैं, जो इनके गेस्ट थे वो भी मारे जाते हैं, उनके कर्मचारी भी मारे जाते हैं। एक कर्मचारी तो ऐसा था जिनके बेटा और उनकी पत्नी भी मारी जाती है। एक ऐसा होटल का मालिक जो अपनी फिक्र किए बिना ही जो अपने कर्मचारी होते हैं साथ ही अपने जो गेस्ट होते हैं उनकी सुरक्षा में लग जाते हैं, उनकी मदद में लग जाते हैं, वह होटल से भागते नहीं। जब यह बात अमेरिका तथा बाहरी विदेशी मुल्कों में पता चलती है तो इस पर रिसर्च होता है कि आखिरकार क्या कर्मचारी है, ऐसे कौन कर्मचारी है, उन्हें रतन टाटा जी की तरफ से क्या दिया जा रहा है कि वह गोलियां चल रही है, गोलियां चलने के बावजूद भी मौका था भागने का, वह भागते नहीं है। तब उन्हें पता चलता है कि ये अपने कर्मचारियों के प्रति अपना इतना शानदार व्यवहार करते हैं। कर्मचारियों को रतन टाटा जी हमेशा की तरह अपने कर्मचारियों को अपना समझते हैं, अपना परिवार का कोई हिस्सा समझते हैं, और कर्मचारी भी जब जब रतन टाटा जी को देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उनका ही परिवार का कोई मुखिया उनका खड़ा है। और उनके कर्मचारी तथा मालिक के प्रति इतना शानदार व्यवहार देख करके पूरा अमेरिका के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में रतन टाटा जी की तारीफ होने लगती है, उनके नाम का डंका बजने लगता है। इसलिए कर्मचारियों पर जब रिसर्च किया गया था वह बात बिल्कुल सच पाई जाती है। और यह बात जब रतन टाटा जी को पता चलती है कि कोई भी कर्मचारी होटल से भागा ही नहीं, तब उन्होंने अपने कर्मचारियों के कर्जे भी माफ किए और उन्होंने कसम भी खाई कि जब तक वह जिंदा है तब तक उनकी सैलरी भी देंगे और उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जो कर्मचारी मारे जाते हैं उनके बच्चों की शिक्षा हो, उनके बारे में, जो कि रेहड़ी वाले होते हैं उनके बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि एक लड़की टांग में गोली लग जाती है और उस लड़की के बाद में वह अजमल कसाब को पहचान लेती है। उस लड़की के ऊपर जितना भी खर्च होता है रतन टाटा जी अपने ऊपर लेते हैं। आसपास में जितने भी लोग होते हैं 20 दिन में ही उनकी सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जबकि यह भी बताया जाता है कि सरकार की तरफ से उन परिवारों को लगभग 10-12 साल लग जाते हैं मदद पहुंचने में, लेकिन रतन टाटा जी महज 20 दिन में ही सब लोगों की मदद कर दी थी और भविष्य में भी और मदद करने का भरोसा दिलाया था। शायद यही वजह थी जो कर्मचारी जा सकते थे लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर वह जाते ही नहीं। एक बार बताया जाता है कि मुंबई से नासिक ये अपने टीम के साथ जा रहे होते हैं, कार से जा रहे होते हैं, रास्ते में तो टायर पंचर हो जाता है और एक पंचर की दुकान की तलाश करते हैं। हालांकि पंचर का दुकान मिल जाता है लेकिन उस दुकान से कुछ दूरी पर एक चाय की दुकान होती है, तो ये लोग वहां पर चाय पीने जुट जाते हैं। और इसी बीच में कुछ लोगों को लगता है कि रतन टाटा जी टॉयलेट करने इधर उधर गए हैं, लेकिन जब काफी देर तक वह लौट करके नहीं आते तो कर्मचारियों को थोड़ी परेशानी होने लगती है, वे तलाश करने लगते हैं। जब गाड़ी के पास जाकर के देखते हैं जो टायर पंचर बना रहा होता है वो मजदूर, वह व्यक्ति उसके पास बैठ करके रतन टाटा जी वह भी काम में जुट जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि साहब आप क्यों कर रहे हैं, अगर हम मिलकर के यह काम पूरी करेंगे तो यह काम जल्दी से पूरी हो सकती है। जब यह बात कर्मचारियों को पता चलती है तो कर्मचारी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी वह कितनी सादगी के साथ रहते हैं।